अगर आप देखो तो मार्केट दोनों तरफ है। आप जैसे आपने बोला है कि अच्छी न्यूज़ भी आए, खराब न्यूज़ भी आए, लेकिन मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। रीजन है कि जो बड़े ट्रिगर्स है, जो बड़े ट्रिगर हमें पता है, इंडिया यूएस डील जो मे बी नवंबर एंड या दिसंबर में होगी। और दूसरा एक ट्रिगर है अर्निंग अपग्रेड, जो शायद मे नेक्स्ट क्वार्टर से होपफुली क्वार्टर अर्निंग्स अच्छी होगी। तो वो बड़े ट्रिगर अभी थोड़े दूर है, इसलिए मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव है, जैसे कल जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो काफी कम आए, जो बता रहा है कि यहाँ से शायद आरबीआई रेट कट का चांसेस ज्यादा है। और प्लस डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल एंड ऑल दैट जो अगर नीचे जाता है तो जैसे एफएमसीजी हो गया या इन सबको फायदा होता है। इवन आप देखोगे तो मेटल में भी एक अच्छा खासा बूम है। और इवन ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी आप देखो धीरे धीरे बढ़त देख रहे हैं हम लोग और ज्यादा। तो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर्स आई थिंक ज्यादा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल अभी भी वहीं के वहीं है। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वहां अभी तक हमें राह देखनी पड़ेगी कि किस तरह से ट्रेड डील होती है और उसका इम्पैक्ट क्या आता है और किस लेवल पे, किस परसेंटेज पे ट्रेड डील होते हैं। सो फोकस यही होना चाहिए डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज में। ये जो ये जो मार्केट कम हुआ है, आई थिंक वहां वही जो जिन जिन के रिजल्ट्स अच्छे हैं वहां कॉन्सेंट्रेट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। इस समय सेंसेक्स में देखें तो अब करीब 140 पॉइंट और निफ्टी में करीब 47 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी आईटी में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। इन्फोसिस में खास तौर से लीड कर रहा है, जो कि बायबैक की खबर से चला था। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ इन्फोसिस। लेकिन मार्केट में और कुछ खबरें हैं, डेटा है, उन सभी का एनालिसिस करते हैं। तो बढ़ते अपने खास सेगमेंट बाजार बोलता है पर। बाजार बोलता है, इसमें हम एफ के डेटा से शुरुआत करेंगे कि किस तरह का एफ का डेटा है और डी क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह की न्यूज़ फ्लोज हैं। तो एफ में देखें तो 1750 करोड़ रुपए की सेलिंग एफ ने की, डी ने 5127 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये एफ की तरफ से सेलिंग और डी की बाइंग का ये लगातार क्रम चलता जा रहा है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल। कल अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डाउ भले ही ग्रीन में हुआ, लेकिन वहाँ पर नेस्डेक जो टेक शेयर थे उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। करीब 1.2% की गिरावट थी वहाँ के टेक शेयरों में। शंघाई में करीब आधा परसेंट की बढ़त, हैंगसेंग में आधा परसेंट की गिरावट। निकाई और कोस्पी ग्रीन मार्क में है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ही कह सकते हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो पीजीआईएल करीब 14% ऊपर है, सनोफी करीब 8%, जीएम फाइनेंशियल करीब 7.5%, आरके फोर्ज करीब 7.5% और केयर रेटिंग करीब 6%। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि अच्छी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में गिरावट दिखा रहे हैं या टॉप लूजिंग साइड पर हैं। तो कोहेंस करीब 9%, एंड्योरेंस करीब 7%, टाइम टेक्नो 5%, लेमन ट्री आफ्टर रिजल्ट्स 5%, कोचिन शिपयार्ड आफ्टर रिजल्ट्स करीब 4% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, लाल किला के पास जो धमाका हुआ था उसको सरकार ने टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। तपन भाई ये बताएं कि ये जब टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है तो टेररिस्ट के जो तार होते हैं कहीं ना कहीं लास्ट में जाके हमने देखा है जितनी भी जांचें होती हैं इस देश में वो पाकिस्तान पर ही जाकर रुकती हैं। और पाकिस्तान पर रुकने का मतलब होता है कि फिर टेंशनबाजी, जियोपॉलिटिकल रिस्क और ऑपरेशन सिंदूर जैसी बातें शुरू हो जाती हैं। हालांकि डिफेंस शेयरों में कुछ खरीदारी आई है पिछले 2 दिन में जब से ये अटैक हुआ है। आपको क्या लग रहा है सर, ये फिर एक बार जियोपॉलिटिकल रिस्क गरमाएगा और फिर मार्केट को परेशान करेगा ये? कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाके लीक होता है, तो अभी देखो इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। आगे जाके अगर ऐसा होता है तो आई थिंक कुछ इशू होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर जितना बड़ा ऑपरेशन तो मुझे नहीं लग रहा है होगा वापस। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वापस नो टेंशन आता है उससे, निफ्टी थोड़ा यानी मार्केट को थोड़ा इम्पेक्ट तो आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन है इसलिए हमें कुछ डिफेंस और कहीं भी हमें नो नहीं तो हमें पता चल जाता है डिफेंस का स्टॉक ऊपर जाते या उस तरह से। तो लगता है कि आई थिंक अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ होता है तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। डिफेंस शेयरों में देखें तो पारस डिफेंस में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है।
BEL अच्छा चला था लेकिन अब थोड़ा सुस्त हो गया। गार्डन रीच में अच्छी हमने खरीदारी आते हुए देखी थी, करीब 2700 रुपये से करीब 2850 तक पहुंचा काउंटर। अ, तपन भाई, कोई आपकी रडार पर है डिफेंस शेयर जो कि आपको लगता हो कि यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए? सी डिफेंस में देखो, हमें भी पता है विवेक जी कि ये एक बड़ा मेगा ट्रेंड है। नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ये पूरा डिकेड डिफेंस के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ नो ऑलमोस्ट आपको थोड़ा एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है कि किस तरह से कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, क्योंकि इन सबके ऑर्डर्स तो बड़े हैं। लेकिन जो अगर आप प्रॉफिट में भी देखो तो ऊपर नीचे हर क्वार्टर बहुत ही वॉलेटिलिटी इन सब डिफेंस स्टॉक्स की होती है, कंपनीज की पीएनएल में होती है। रीजन है कि वो जो प्रॉफिट बुकिंग, सॉरी प्रॉफिट रेवेन्यू रिकॉग्निशन ना, वो सेम नहीं होता है और एग्जीक्यूशन में फर्क पड़ जाता है। तो आई थिंक जिसका एग्जीक्यूशन सही है वहां जाए। तो स्टिल कल एचएल का रिजल्ट आया, वो एक मुझे एक अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। और एक मैजागॉन है जो मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी बढ़त दे सकता है। तो ये दो स्टॉक मेरे रेडार में होंगे जो मुझे लग रहा है कि आगे जाके एग्जीक्यूशन भी इनका अच्छा होगा। ठीक है सर। तो मार्केट को सर अगर हम देखें तो दो पॉजिटिव खबरें, जो एक तो अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की बातें हो रही हैं, वो मार्केट को पॉजिटिविटी दे रहा है। दूसरा, जो ऐसा कि आप अर्निंग केयर भी बता रहे थे, तो दो चीज़ ये हो गई एक साइड पर। दूसरा, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क हो गया। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो अपार्ट फ्रॉम दिस कि क्रूड ऑयल रेंज में हैं, इंटरेस्ट रेट कट वाले ही सिनारियो में हम अभी चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने जीएसटी भी कट किया, टैक्सेस को लेकर ज़्यादा गवर्नमेंट एग्रेसिव साइड पर नहीं है। तो इन सब को देखते हुए आप बाय साइड पर ही रहेंगे मार्केट में या सेल साइड पर रहेंगे, मतलब या प्रॉफिट बुकिंग साइड पर रहेंगे? नहीं, मैं तो बाई साइड में ही रहूंगा, क्योंकि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से सभी पॉइंट्स बताए, ये सभी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। और आई थिंक ये क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, अभी देखिए 1-1.5 महीने में वापस रिजल्ट्स आने चालू होंगे। और ट्रेड डील जो होने वाली है, आई थिंक ये बहुत ही नियर है, 1-1.5 महीने की बात है। आई थिंक इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहना ज़्यादा बेटर है। और नीचे की साइड मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मे बी अगर हम लोग जाते तो वापस 25,200 या 300 के आसपास जाके वापस बाइंग आ जाती है। तो ये तो आई थिंक हर डिप में बाई का सिनारियो है अभी। एंड आई थिंक द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द वर्स्ट ऑफ द अर्निंग सीजन इज बिहाइंड अस। यानी जो 2-3 क्वार्टर जो खराब आए थे अपने, आई थिंक वो हमारे पीछे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी हमारे साइड है। और आई थिंक ये जो जीएसटी कट एंड ऑल दैट नो, उसका जो डोमेस्टिक इम्पैक्ट है वो अभी चालू हुआ है सितंबर, 22 सितंबर ऑनवर्स, जो हमें 1-2 क्वार्टर में अच्छी तरह से दिखेगा। इवन एफएमसीजी की भी कमेंट्री देखे आप, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स यानी सेकेंड हाफ जो होगा वो फार बेटर होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इस बार एफएमसीजी उस तरह से परफॉर्म नहीं किए। तो ये निवेशकों को तो ऑफकोर्स यहाँ से बाई करना चाहिए। आई थिंक यहाँ से एक फर्स्ट हाफ मेरे लिए नेक्स्ट ईयर का काफी बेटर रहेगा मार्केट के लिए। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगली खबर सर, अमेरिका में नया बिल मंजूर हुआ है। अमेरिका में शटडाउन खत्म करने के लिए जो बिल पास होने की बात हो रही थी पिछले 2 दिन से ही, खैर इम्पैक्ट तो आ चुका है, लेकिन नए स्पेंडिंग बिल को मंजूरी मिली है। शटडाउन के चलते वहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा नहीं आ पाएगा और अक्टूबर महीने का, हालांकि एक डेटा नहीं आएगा तो सर ज़्यादा खराबी हो जाएगी क्या अगर एक महीने का डेटा नहीं आएगा? लोग कह रहे कि अमेरिका में अगर अक्टूबर की महंगाई दर के आंकड़े घोषित नहीं हो पाएंगे तो फेड को बड़ी दिक्कत होगी इंटरेस्ट रेट पर अपना व्यू बनाने के लिए। और उसके चलते कल हमने देखा कि वहाँ पर टैक्स शेयरों में बिकवाली थी। आप भी ऐसा ही मानते हैं कुछ?
नहीं, इतना तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए क्या है कि फेड को काफी हद तक पता होता है। नो, वो दे नो द इंटरनल डेटा ऑल्सो समवॉट। और प्लस शटडाउन जो कंप्लीट है वो ज्यादा बेटर न्यूज है, क्योंकि ये जो शटडाउन चला उसमें भी इनकी इकोनॉमी को ज्यादा इम्पेक्ट आ रहा था, और वो पूरा वर्ल्ड मार्केट भी उसको देख रहा था। तो आई थिंक जो बंद हुआ है वो ज्यादा पॉजिटिव है। बाकी रही इंटरेस्ट कट, वो फेड को पता है कि क्या होने वाला है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग इम्पैक्ट। रही बात आईटी शेयर्स में गिरने की, तो देखो वहाँ एआई का बबल की बातें चल रही है कि भाई जो $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपेक्स हो रहा है 2030 तक। अब आपकी कमाई तो उतनी है नहीं, अगर आप देखो तो ओपन एआई की कमाई ऑलमोस्ट ना $13 बिलियन ही है, और वैल्यूएशन आप देखो सबके। तो जो गूगल, मेटा, आप ओपन एआई ले लो, ये एनवीडिया ले लो, ये सब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, उसके सामने कमाई होगी कि नहीं, उसके लिए मुझे लग रहा है वहां थोड़ा डर का माहौल है। और काफी लोग तो बबल भी बोल रहे हैं। तो वहां हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कुछ हाथ से निकल जाए। लेकिन देखो अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, आगे जाके गवर्नमेंट भी इंटरफियर करेगी। बट अभी तो उतना मुझे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देख रहा है। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ सबसे अगर कोई डेंजर साइन दिखे तो वो जो एआई का जो कैपेक्स है, $4 ट्रिलियन, यानी इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी हो गया उतना इन्वेस्टमेंट करने की बात है, तो वहां थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है। कोई अपनी आईटी कंपनी सर जो आपको लगता हो कि ठीक है या ख़राब है, क्योंकि इन्फोसिस के बायबैक की आज लास्ट डेट है, और अगर हम देखेंगे तो बायबैक का फ़ायदा लेने के लिए जिनको शेयर खरीदना है तो वो आज ही खरीद सकते हैं, कल रिकॉर्ड डेट है। T+1 का सेटलमेंट है, तो टी मतलब ट्रेडिंग, और ट्रेड +1 डे, यानी कि आज अगर आप ट्रेड करते हो तो +1 डे लगा लीजिए, यानी कि कल आपके अकाउंट में आएंगे। और रिकॉर्ड डेट कल की है, तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से आपके अकाउंट में कल क्रेडिट हो जाएगा, तो आपका नाम आ जाएगा उस बुक में जिसमें कि आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन काउंटर ऑलरेडी सर 1470 से 1550-60 की रेंज तक आ चुका है, तो एक मूव बायबैक का दिखा चुका है। 1800 रुपये पर शेयर पर 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक है। सर कहानी ओवर हो चुकी है बायबैक की, या अभी कुछ बचा है? नहीं, ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, और आई थिंक सबको अप्लाई करना चाहिए। अगर बायोवेक में जाता है तो 1800 अच्छा भाव है, कम भाव नहीं है, तो मैं तो दूंगा। मैं तो मेरे क्लाइंट को यही बोल रहा हूँ। और रही बात अगर आईटी में कोई स्टॉक्स है, तो आई थिंक यहाँ मिड कैप आईटी, कोफोजे, परसिस्टेंस से यहाँ पे ज़्यादा फोकस करे, जो रेगुलर परफॉर्म करते आ रहे हैं और जिनका गाइडेंस भी अच्छा है। और अगर आप देखो तो उनके जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी एआई फोकस्ड है, और प्लस नीश एरिया में है, और स्केल इतना बड़ा नहीं है, तो वो उस तरह से फोकस भी कर पा रहे हैं। और आगे जाके काफी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इनका टाइप है, तो अगर आईटी में फोकस करना है तो ऑफ कोर्स मैं प्रीफर करूंगा कोफोज और परसिस्टेंट को। ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। पुतिन भारत आ रहे हैं 5 दिसंबर को। अब ये फिर एक नया पेच फंसा देता है सर। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया ने रशिया से क्रूड खरीदना लगभग बंद कर दिया है, कम कर दिया है। ऐसे में पुतिन भारत आएंगे, नए रिश्ते बनेंगे। पुतिन के भारत आने पर ऐसा नहीं कि वो शांति से आ रहे हैं, बिना बताए आ रहे हैं। इंटरनल मीटिंग है, कोई पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, सबको पता लग जाएगा। ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप को ही पता लग जाएगा कि हम दोनों देश मिले हैं, और कुछ ना कुछ एग्रीमेंट भी साइन होते हैं, बातें होती हैं, वो सब चीज़ें होंगी। तो ऐसे में ये ट्रेड डील फिर तो नहीं अटक जाएगी कि पुतिन का दौरा फिर अटका देगा क्या? नहीं, देखिए ट्रम्प का एक बड़ा ईगो था कि नो, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया शुड कट डाउन इज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। और काफी हद तक हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो बीच में भी ट्रम्प ने बोला ना कि इंडिया काफी इमेंसली अपना कट डाउन कर, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं कि कितना हमने नो इंपोर्ट कट डाउन किया है, लेकिन अभी हम लोग भी उनको खुश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द हमें भी ट्रेड डील चाहिए। तो पुतिन समझते हैं, पुतिन को भी देखो, कुछ बोलो, हम बोले या ना बोले, लेकिन पिछले 2 साल से तो उस कंट्री को काफी फायदा भी हुआ है, रशिया को। इंडिया ने जिस तरह से ऑयल बाय किया है, तो उनको बहुत ही सपोर्ट मिला। तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन ज्यादा इस तरह से प्रेशराइज करेंगे कि वापस इम्पोर्ट बनाए। इंडिया अभी डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, तो वो खेलनी भी पड़ेगी। नाउ अभी ट्रम्प को थोड़ा शांत भी करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक बड़ा इशू होगा इसमें। और वापस हमारा इंपोर्ट इतना बढ़ेगा, क्योंकि अभी, क्योंकि ट्रेड डील, आई थिंक ट्रेड डील तो होगी ही होगी, क्योंकि यूएस को भी चाहिए, इंडिया को भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए भी बड़ी दिक्कत है। जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी जो, उनको बहुत बड़े हिट्स आ रहे हैं।
सो वी शुड नो कट डाउन। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं नवंबर एंड दिसंबर में अगर हो जाती है तो अच्छा है। तो इसका मुझे बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं लग रहा है, आई थिंक सभी तीनों कंट्री समझ रही है। ठीक है सर। तो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज में क्या करें सर? कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि इन्होंने अमेरिका से इंपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया है ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज ने, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ रही होगी, क्योंकि रशिया के मुकाबले अमेरिका से क्रूड आना महंगा तो पड़ेगा। तो ऐसे में शेयरों पर क्या करें? देखिए ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को के एक अच्छा खासा ड्रीम रन मिला। अगर आप रिलायंस की बात करो, इवन ओएनजीसी, इन सब की बात करें, तो उनको जो रशिया से ऑयल मिल रहा था काफी डिस्काउंटेड यानी 10% का था, ज्यादा नहीं था। पहले बहुत था, बाद में तो रशिया ने भी अपना भाव बढ़ा दिया था। अभी ये यूएसए करेंगे और सब जगह से करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो वो जो आपको लिवरेज मिल रहा था शायद उतना आपको लिवरेज ना मिले। तो अभी एक दो क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज का थोड़ा मार्जिन में इशू आए, लेकिन आई थिंक मेरा फोकस ज्यादा ओएमसी पे होगा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। आई थिंक उनके लिए मार्जिन अच्छे रहेंगे, क्योंकि ऑयल नीचे रहा है। और जो पीछे 4-5 क्वार्टर से देखो तो आप उनके धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको फोकस ही करना है तो जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल है, वैसे सब कंपनीज है फोकस है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, आई थिंक वहां फायदा ज्यादा है कंपेयर टू ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ठीक है सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। अगली खबर है एक्सपोर्टर्स को राहत। सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। 25,000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर खर्च होंगे। लेदर ज्वेलरी जैसे सेक्टर को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम पर खर्च किए जाएंगे। एक्सपोर्टर्स को 100% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। आ, इसमें एमएसएमई और बहुत सारी जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको शामिल किया गया है। सर, ये एक्सपोर्टर्स को राहत शेयरों को कहाँ ले जाएगी? ये राहत सही में फ़ायदा देगी, या ये ट्रेड डील जितना डिले हो रही है उतना नुकसान ज़्यादा देगी? तो शेयरों ने पेन भी झेला है, गेन की स्थिति अभी आई नहीं है ज़्यादातर शेयरों में एक्सपोर्ट्स वाले, और आज भी इस खबर से कोई ऐसा खास इम्पैक्ट मिला नहीं। क्या लगता है सर आपको? नहीं, ये तो वो कहते हैं ना कि नो, इंसान गिर गए, बहुत बड़ी चोट लगी तो थोड़ी मलहम लगाने की बात है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो आप क्रेडिट अगर वो बढ़ाते हो लिमिट एंड ऑल दैट, उससे क्या होगा कि बहुत तो बहुत आप इंटरेस्ट शायद डिले कर दोगे, तो आपका एक्सपेंस थोड़ा डिले हो जाएगा। दूसरा जो होता है, जो राहत मिलती है वो कहीं ना कहीं आपको और दूसरी जगह पे राहत मिलेगी, लेकिन आप देखिए कि उनका जो सेल लॉस हुआ है, जो 4 महीने 3 महीने में जो उनका जो टर्नओवर हो रहा था वो जो चला गया, वो वापस तो आ नहीं सकता, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो लॉस हो ही गई ना। और उसके वजह से उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप एम्प्लॉय एक्सपेंस देख लो, एडमिन देख लो, ये सब तो फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट। और अगर वो निकालते नहीं है एम्प्लॉयज को तो वो तो झेलना पड़ेगा। तो ये सब है ना सिर्फ सब्सिडरी, ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता प्रॉफिटेबिलिटी को, तो उनकी हालत और जितना डिले होगा, जैसे मैंने पहले भी कि डिले होगा, तो उनको और इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेड डील जितनी जल्दी हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए वो फायदा है। ये सब सिर्फ इसलिए आपने देखा कि आज इतना आपने स्टॉक में बिहेवियर भी नहीं देखा कि सब भाग रहे। सो आई थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा इससे। ठीक है सर। वैसे सर, ज्वेलरी कंपनीज के नतीजे अच्छे आए। भले ही वो कल्याण ज्वेलर हो, पीसीजे हो, टाइटन में भी ठीक था। कोई ज्वेलरी कंपनी जो आपकी रडार पर हो, आपको ठीक लग रहा हो? जी, मेरे रेडार में ये पीएन गडगिल था पहले से, लेकिन वो आज काफी बढ़ गया, तो मैं अभी इस लेवल पे तो मैं बोलूँगा, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया कंपेरेटिवली। इवन कल्याण भी आप देख सकते हो। टाइटन एक स्टेडी रिटर्न के लिए ठीक है, लेकिन आई थिंक इन सब ज्वेलरी बिजनेस अगेन थोड़ा अपने कहते हैं ना मोजो में आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये लोग ने, ऑफ कोर्स गोल्ड प्राइसेस बीच में बढ़े थे तब थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका था, लेकिन अभी स्टेबलाइज हो रहा है। और अभी आप देखो तो डोमेस्टिक भी वापिस लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू किया। अभी लोगों को लग रहा है भाई ये इतना हाई रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि भाई कम आएगा। और जो फेस्टिवल सीजन था उसमें भी गोल्ड की बाइंग इस बार अच्छी रही कंपेयर टू अगर आप पहले देखे तो वो जो 1 लाख, वो कहते हैं ना कि जब 1 लाख क्रॉस हुआ ना तब सब बोले थे अब तो लेना ही नहीं है गोल्ड, लेकिन अभी देखो तो 1,15,000 20,000 में भी लोग ले रहे हैं। तो वापस कस्टमर आ रहे हैं और वो बेनिफिट आई थिंक इन सब कंपनियों को मिलेगा। तो यस, अभी प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे लगे, तो लेकिन मैंने जैसे नाम बोला पीएन गर्गिल आई थिंक टॉप ही था, दूसरा एक कल्याण ज्वेलर्स भी आप देख सकते हो। ठीक है सर।
अगला कुछ रिजल्ट्स पर बात कर लेते हैं सर, जहां पर रिएक्शन आ चुका है इंद्रप्रस्थ गैस, जहां पर क्या 2% का उछाल है। रिजल्ट्स में देखें तो रेवेन्यू में करीब 3% का जंप था क्यू ऑन क्यू। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो करीब 10% का डाउन देखने के लिए मिला नेट प्रॉफिट इंद्रप्रस्थ गैस का। साथ ही अगर देखेंगे तो एबिटा डाउन हुआ करीब 13.5%, और मार्जिन्स करीब 13% के मुकाबले 11% आए हैं। सर एबिटा डाउन है, नेट प्रॉफिट डाउन है, मार्जिन्स डाउन है, काउंटर 2% ऊपर है। अभी क्या करें इंद्रप्रस्थ गैस में? से इंद्रप्रस्थ गैस में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। वन ऑफ द रीजन इज कि काफी हद तक ना गैस प्राइसेस पे इन सब का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट होता है। थोड़ा मार्जिन बूस्ट हो सकता है वेट के लिए, और वो पीएनजी और सीएनजी का नेटवर्क भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि मार्जिन वो नो इंटेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट स्ट्रांग एंड ऑल दैट इज ओके, लेकिन जो अर्निंग सीजन ग्रोथ है ना वो थोड़ी कम है। 4 से 5% का ही मुझे लग रहा है यहाँ से ग्रो हो सकता है, और रेगुलेटरी रिस्क बहुत बड़ा होता है गैस प्राइसिंग पे। तो उसके वजह से अभी भी मुझे लग रहा है जो वैल्यूएशन है वो ऑन द पीक ही है। मुझे इतना कुछ यहाँ ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको अवॉइड ही मानूंगा। बाकी गैस काउंटर सर, एटीजीएल, गुजरात गैस, महानगर गैस, इन पर कोई आपका टेक? नहीं, मैं पूरे गैस देखिए क्या होता है कंपाउंडिंग रिटर्न। अगर आप चाहे मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो जो कंसिस्टेंट रिटर्न आता है वो सब गैस कंपनीज में नहीं आता है। और वही गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का प्रॉब्लम वही होता है ना कि काफी हद तक गैस प्राइसिंग पे डिपेंड होता है, रेगुलेटरी कब वो उनको रिलीफ मिलता है एंड ऑल दैट। इसलिए मैं यहाँ इस काउंटर को नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ, काफी साइक्लिकल होता है। इसलिए मैं ये सभी स्टॉक्स पे इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। ठीक है। टाटा स्टील सर, रिजल्ट अच्छे दिए हैं कंपनी ने। रेवेन्यूज़ में करीब 10.5% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट में करीब 49% का जंप है। अगर देखेंगे तो एबिटा में करीब 20% का जंप, और मार्जिन्स में भी करीब 120 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली ऑन ए क्यू एन क्यू बेसिस। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं ये टाटा स्टील के। सर टाटा स्टील काउंटर तो बहुत अच्छा चला है। अगर आप देखोगे तो इस जो हम कह सकते हैं कि अजीब से मार्केट में, जहां पर कि इंडेक्स चला, शेयर्स नहीं चले, लोग शिकायत में थे, टाटा स्टील 120-25 से सन 2024 जब से अगर आप देखोगे सितंबर अक्टूबर से जब से मार्केट में गिरावट आई है, उसके बाद से धीरे धीरे संभलते हुए फरवरी से आई थिंक ये फरवरी 2025 से और तेज़ स्पीड पकड़कर अब 180 तक पहुंच गया है। सर हो गया काम टाटा स्टील का, या अभी और बची है इसमें स्टीम? नहीं, देखिए टाटा स्टील पे मैं काफी टाइम से पॉजिटिव था। आई थिंक हमने भी 2-3 बार बात की थी इसकी, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो स्टील कंपनीज को मिला है कि इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। और वो जो कुकिंग कोल का जो अगर आप देखो ना प्राइस लोअर था, उसके वजह से इनके मार्जिन एक्सपेंशन हुए। इवन जेएसडब्ल्यू स्टील का भी सेम लेवल पे है। और जो डोमेस्टिक डिमांड है ना वो स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। प्लस जो गवर्नमेंट ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई उसके वजह से डिमांड ठीक ठाक रही है। प्लस यूएस का इनका जो सॉरी यूके का जो प्लांट है वहां भी अगर आप देखो तो यूके में भी एक अच्छी खासी डिमांड आई है, तो वो भी वहां भी उनको एक थोड़ा एक्सपेंशन मिल रहा है। प्लस गवर्नमेंट प्रोटेक्शन आई थिंक ये थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना उसमें गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है अपने डोमेस्टिक कंपनीज को। तो उसको इनका डायरेक्ट फायदा हो रहा है। अभी अभी देखो ये ट्रेड वॉर चल रहे हैं तो थोड़ा ग्लोबल डिमांड थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन आई थिंक आगे जाके वहां भी इंक्रीज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से प्लस ऑटोमोबाइल्स में भी देखिए अच्छी खासी तेजी है। तो आई थिंक ये स्टॉक आपको अभी तक रखे। आई थिंक यहाँ से भी मुझे लग रहा है 1-2 क्वार्टर सही होंगे, लेकिन ये क्या होता है साइक्लिकल स्टॉक्स है, तो हमें क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर तक तो मैं थोड़ा बुलिश हूँ इस स्टॉक में। ठीक है सर। अगला काउंटर सर, डीसीएक्स सिस्टम, जहां पर कि हमने हमारे काफ़ी सारे दर्शक सवाल पूछते रहते हैं। रेवेन्यूज़ में करीब 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है, और कंपनी का अगर लॉस देखें तो वो 9 करोड़ का आया है वर्सेस 5.2 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले। तो रेवेन्यू गिरा, प्रॉफिट गिरा। और काउंटर पे एक बार देख लेते हैं। काउंटर आई थिंक काउंटर भी गिरा था। जी बिल्कुल, 3.5% गिरा हुआ है। एक समय पर ये 200 रुपये तक गया है काउंटर। करीब करीब 5% तक नीचे ये काउंटर आज के दिन में जा चुका है। क्या करें सर इसमें डीसीएक्स सिस्टम में?
नहीं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है ये। एक पता नहीं डिफेंस स्टॉक है, पता नहीं क्यों ऊपर नहीं आ रहा है। आप सही बोले हो, बहुत रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और हर टाइम क्वार्टरली रिजल्ट है, उम्मीद आती है कि भाई अब चलेगा अब चलेगा, लेकिन रिजल्ट ना मायूसी कर देता है। इस बार का भी रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और देखो इनके पास ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी अच्छी है, बहुत ही। एक्सपोर्ट भी अगर देखो तो वहां भी अच्छा है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और नो कुछ की क्लाइंट्स पे काफी हद तक डिपेंडेंट है, और इनका इनपुट कॉस्ट भी थोड़ा राइज हो रहा है कंपोनेंट्स का। और जो एट द एंड ऑफ द डे वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं चल रहा है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होने की वजह से कहीं ना कहीं कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन में ये मार खा रहे हैं। इबिटा मार्जिन ठीक है, ऑर्डर बुक आप देखो तो 3,900 करोड़ का है। बट नो, वैल्यूएशन भी बहुत इतना महंगा नहीं है, काफी सस्ता है स्टॉक। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि ये निराश कर रहा है, तो मैं यहाँ लेने की तो राय नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक उस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। सो जो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, लेकिन थोड़ा ऊपर आता है तो फिर निकलने का ट्राई कीजिए। ठीक है सर। अगला काउंटर सर इरकॉन, यहाँ पर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। ये रेलवे काउंटर्स भी काफ़ी दुखी कर रहे हैं, और रिजल्ट्स देख लो तो और ज़्यादा दुख होते हैं। 32% का नेट प्रॉफिट गिरा, 19% रेवेन्यूज़ गिरे, एबिटा करीब 30% गिरा है, मार्जिन्स करीब 110 बेसिस पॉइंट गिरे हैं। तो रिजल्ट्स तो बिल्कुल ही मतलब हर फ्रंट पे अगर आप कह सकते हो तो वीक ही दिख रहे हैं। काउंटर पर अगर रिएक्शन देखें तो करीब 2.5% नीचे है। फिर भी मार्केट में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे दिया, क्योंकि इस तरह के नतीजों के बाद 2.5% गिरना तो एक इंट्राडे मूवमेंट का ही शिकार मान सकते हैं। क्या करें सर इरकॉन में? जी, जैसे आपने बोला ना, इरकॉन बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है ना, अगर स्ट्रांग ऑर्डर बुक है सब कुछ, लेकिन देखिए इसमें भी यही हो रहा है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफ़ी डिले हो रहा है। ओके, और देखो बीडिंग प्रेशर रहता है तो मार्जिन में भी थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा वहाँ स्ट्रेस लग रहा है। ऐसे तो डेट फ्री बैलेंस शीट है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज के नो किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है यहाँ से। ऑर्डर इनफ्लो भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से भी आगे जाके। लेकिन जो मेट्रो और हाईवेज और सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, लेकिन वहाँ अभी तक भी एग्जीक्यूशन में विजिबिलिटी उस तरह से आए नहीं है। तो वो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आगे आई थिंक उनको मार्जिन्स में भी काम करना पड़ेगा, इबिटा पे काम करना, और ओवरसीज में भी एक साथ काफी प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे आई थिंक उनको मिल रहे हैं। तो सब पॉजिटिव है, लेकिन एग्जीक्यूशन में इशू की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इरकॉन हमें पता है कि कंपनी अच्छी है, तो आई थिंक यहाँ होल्ड करके रखिए। आई थिंक मे बी ये नेक्स्ट क्वार्टरली होपफुली इट विल डू वेल। ठीक है सर। आ, तो इरकॉन में यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ समय, क्योंकि काउंटर सर 351 रुपये का हाई लगाया था इसने जुलाई 2024 में, जब रेलवे काउंटर डिफेंस काउंटर काफ़ी अच्छा चल रहे थे। डिफेंस ने तो अपना डिफेंस कर लिया, लेकिन रेलवे पटरी से उतर गई ज़्यादातर शेयरों की। उस समय पर 351 जाने का लॉजिक समझ नहीं आ रहा, और अभी 162 पर आ गया, लगभग हाफ पर चल रहा है ये काउंटर। ये लॉजिक समझ आता है सर कि मतलब एक आप जैसे बता रहे कि डेट फ्री कंपनी, सब कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी सुस्त हो गया, लेकिन ऑर्डर बुक है, रेवेन्यूज़ वगैरह ठीक है, डाउन आए हैं, लेकिन काउंटर भी उस प्रपोर्शन में तो डाउन आ ही चुका है। देखिए इसमें क्या होता है नॉर्मली, अगर विवेक जी आप देखोगे ना, जब कुछ भी मेगा ट्रेंड चलता है सबको लगता है भाई ये तो भागेगा ही भागेगा, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली देखना चाहिए कि ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऑर्डर, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है यहाँ, इन सब कंपनीज का एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। इवन अगर आप ये टीटागढ़ ले लो, जुपिटर ले लो, फिर ये सब सबका सेम, सभी रेलवे कंपनीज का सेम इशू है। अभी भी पीएसयू कंपनीज है, मोस्टली पीएसयू कंपनी है, जो अभी भी उस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, और वही प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक हम लोग काफी टाइम ना ओवर एस्टिमेट करते हैं इन सब शेयर्स का, इसके वजह से ये इम्पैक्ट है। डिफेंस डिफेंस में एक अच्छा पुश है, लेकिन डिफेंस में ना एक और ज्यादा पुश है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के साथ सिंदूर ऑपरेशन हुआ ये वो, तो उसके वजह से एक अर्जेंसी दिख रही है डिफेंस में कि भाई हमें फटाफट कैपेसिटी बढ़ा के ऑर्डर सफाइज करने हैं। यहाँ उस तरह की अर्जेंसी नहीं आ रही है, यहाँ जो रेलवे बजट होता है वही रेलवे बजट आ रहा है। तो उस तरह से कहते हैं ना कि इस तरह की अर्जेंसी रेलवे नहीं आई, ये इसलिए ये सब नहीं चल रहा है। अगर ये सब भी एग्जीक्यूशन करे तो ये भी भागेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेंस, जहां गवर्नमेंट लिटरली पीछे पड़ा है, यहाँ इतने पीछे नहीं पड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है।
नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक